और भी कुछ एनिमल्स, वो किस प्रकार से रेस्पिरेशन करते हैं। पर पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है, क्यों कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है। अब सबका ध्यान यहाँ रखते हैं, ध्यान में, ठीक है। देखो, क्या कारण है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करेगा, पहले वो समझेंगे, ठीक है ना। अब आप सबको मालूम है, देखो, सबसे पहले आप सबको मालूम है कि हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं न्यूट्रिशन का प्रोसेस, उससे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, विटामिन, मालूम है ना, प्रोटीन मिलता है खाने से, सही है, और भी है, फैट मिलता है, तो बहुत सी चीजें जो हमको खाने से मिलती है, उसमें से एक ग्लूकोज है और बाकी सारे न्यूट्रिएंट मतलब विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, सही है। ओके, ये सब किसके लिए चाहिए, न्यूट्रिएंट, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ बोल दो या बॉडी का मेंटेनेंस वर्क बोल दो, ठीक है, क्योंकि कभी चोट लगती है तो घाव बढ़ जाता है, मेंटेनेंस, नए सेल चाहिए, ठीक है। फिर एनी टाइम हमारे जो सेल्स होते हैं, मैं कहता हमारे सेल बढ़ते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, तो पुराने सेल से नया सेल बनाना है, ठीक है, तब भी आपको एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए। कहाँ से आएगा, खाने से आएगा, किस रूप में आएगा, न्यूट्रिएंट के रूप में आएगा। तो बॉडी को पूरे मेंटेनेंस के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, है ना, हमको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। ग्लूकोज क्यों चाहिए, ये इसीलिए चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी को कुछ भी काम करना है, हमको चाहिए एनर्जी, क्या चाहिए, और एनर्जी हमको मिलती है ग्लूकोज से, ठीक है। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं, ये ग्लूकोज सीधा हमारा ब्लड कहाँ लेके जाता है, हमारे सेल में, कहाँ लेके जाता है, सेल में। अब तकलीफ ये है कि अकेले ग्लूकोज से एनर्जी नहीं निकलती, विद ग्लूकोज कुछ और भी ऐसी चीज चाहिए, तभी उससे एनर्जी निकलेगी। बात समझ में आ रही है, तो ऐसी वो कौन सी चीज है, तो आंसर है, और अब देखो एक मिनट, दुनिया के जितने भी जीव हैं सबको एनर्जी ग्लूकोज से ही मिलती है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब अमीबा मान लो, बैक्टीरिया मान लो, गाय भैंस, पेड़, सब, सभी को एनर्जी ग्लूकोज से ही मिलेगी। अब इस ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के दो तरीके हैं, दुनिया में जितने भी जीव है हमारे अर्थ पे, ठीक है, सबको एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है। अब या तो कोई जीव ग्लूकोज से एनर्जी निकालेगा बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो बिना ऑक्सीजन के भी इससे एनर्जी निकाल लेगा, या फिर वो निकालता है ऑक्सीजन का यूज कर, विथ, या फिर यूज करता है ऑक्सीजन। अगर कोई ऑक्सीजन का यूज करे और ग्लूकोज से एनर्जी निकाले, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या बोलते हैं, और अगर कोई ग्लूकोज से एनर्जी निकाले बिना ऑक्सीजन का यूज करे तो उसे बोलते हैं एनएरोबिक, क्या बोलते हैं, anaerobic respiration. So what is aerobic respiration? Aerobic respiration is respiration in which the organism use oxygen and glucose to obtain the energy. And what is anaerobic? In this, organism obtain the energy from glucose without the use of oxygen. ये बात समझ में आई। दुनिया में दोनों तरह के चीज, और हमको इस चैप्टर में यही समझना है, रेस्पिरेशन क्या होता है, होता क्या रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है ग्लूकोज से एनर्जी निकालना, बात समझ में आई। अब जब ग्लूकोज से एनर्जी निकालते हैं, रेस्पिरेशन क्यों होता है हमारे बॉडी में, ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के लिए। एनर्जी क्यों चाहिए, सारे काम करने के लिए, समझ में आ गई बात। तो हर जीव को एनर्जी चाहिए, कहां से मिलेगी, ग्लूकोज से। या तो वो कैसे करेगा, बिना ऑक्सीजन के, या वो करेगा ऑक्सीजन की हेल्प से। तो अगर कोई जीव ऑक्सीजन की हेल्प से काम करता है तो क्या बोलते हैं उसे, एरोबिक रेस्पिरेशन। और कोई अगर बिना ऑक्सीजन के तो क्या बोलेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है ग्लूकोज से एनर्जी निकालना, सिंपल, सही है। अब सोचो, भगवान ने हमें पूरा एक अलग ही सिस्टम दिया है, रेस्पिरेशन सिस्टम पूरा,
इसके लिए सिर्फ ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के लिए। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि हमारे बॉडी को एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट है। अरे हाँ के ना, कोई तगड़ी रिक्वायरमेंट होगी तभी तो एक पूरा सिस्टम बैठा दिया उसके लिए अंदर, नाक दे दिया, लंग्स दे दिए, फेफड़े दे दिए। अरे हाँ के ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, राइट? ऐसा। तो हर जीव को एनर्जी चाहिए कुछ भी करने के लिए। अब कितना भी काम कर रहे हो आप, अगर आप चुपचाप बैठे भी हो ना, तो भी आपके मन में विचार चल रहे हैं, कुछ ना कुछ अंदर चल ही रहा है बॉडी में। हमको जब तक हम जिंदा होते हैं तब तो हमको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, भले आप कोई काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उल्टा जब आप काम कर रहे होते हो ना, तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए उल्टा, और वो सब ग्लूकोज से ही मिलती है। बात समझ में आ गई? तो रेस्पिरेशन का मकसद ही एक है, ग्लूकोज से एनर्जी को बाहर निकालना। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जाए सुनिए, दो तरीके हैं ये करने के, एक तो बिना ऑक्सीजन के और एक ऑक्सीजन के। ठीक है। तो अगर हम ऑक्सीजन की हेल्प से करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर मैं बिना ऑक्सीजन के क्या बोलेंगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये बात भी समझ में आ गई? ठीक है। अब है ना, पर एक इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं। देखो क्या होता है, मैं उससे बताऊंगा ना, आई विल गिव द सब देखना बताऊंगा, पर उससे पहले एक चीज समझो। ये जो टेबल है, ठीक है, ये टेबल आप समझ थोड़ी सी। देखो, हमारा जैसे ही कोई भी जीव, भले वो हम हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, जैसे ही उसको ग्लूकोज मिलता है, वो ग्लूकोज कहाँ जाता है? उसके सेल में। कहाँ जाता है? उसके, सबको मालूम है सेल के अंदर एक लिक्विड होता है, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, मालूम है ना? ठीक है। तो वो सेल के अंदर एंट्री देता है ग्लूकोज। बात समझ में आ गई? जैसे ही वो ग्लूकोज, देखो बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। उसके अंदर में 6 कार्बन है। दुनिया का कोई भी जीव हो, भले वो सिंगल सेल हो, बैक्टीरिया हो, अमीबा हो, कोई भी हो, जैसे ही उसके अंदर ग्लूकोज की एंट्री होती है बेटा, ठीक है, उसके सेल में, साइटोप्लाज्म में, वो ग्लूकोज जिसके अंदर में 6 कार्बन थे, वो टूट के एक 3 कार्बन वाले पार्टिकल में चेंज हो जाता है, और उसे बोलते हैं पायरुवेट। क्या बोलते हैं? पायरुवेट क्या है? कुछ नहीं है, जैसे ही ग्लूकोज हमारे सेल में एंट्री लेता है, एक रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन में ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, एक नया वस्तु बनता है जिसे बोलते हैं पायरुवेट। उसके अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन। बात समझ में आई? ये घटना हम सब में होती है, भले ही वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो या एनएरोबिक। पहले क्या होगा? ग्लूकोज किसमें टूटेगा? पायरुवेट में। वो कहाँ होता है? हमारे सेल के साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? हमारे सेल के अंदर का वो फ्लूइड सब्सटेंस जो हमने 9th में पढ़ा था, है ना? यस और नो? पहला काम हो गया। अच्छा, जब भी पायरुवेट बनता है तो थोड़ी बहुत एनर्जी निकलती है। अभी पूरा काम नहीं हुआ है, अभी तो आधा अधूरा होगा। ठीक है। ये बीच का स्टेप है। जैसे कि भाई समझो, भाई सब्जी बनानी है, तो आपने मसाला तैयार कर दिया, तेल वेल फ्राई कर दिया, सब मसाले फ्राई कर दिए, सब्जी बन गई? नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है प्रोसेस। अभी तो आप बीच में पहुंचे हो। ऐसा ही है, बीच में पहुंचेगी। अभी ग्लूकोज पूरा पूरा नहीं टूटा है। अब समझो, अब यहां जाके देखो, यहां तक सब में कॉमन है। हम भले वो एरोबिक, कोई भी जीव एरोबिक से काम करता हो या एनएरोबिक से, यहां तक तो सब में कॉमन है। यहां जाके चीजें अलग होती हैं। अब देखो, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो इस पायरुवेट को बिना ऑक्सीजन के तोड़ेंगे, और जब कोई जीव इस पायरुवेट को बिना ऑक्सीजन के तोड़ता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, उसे ही बोलते हैं एनएरोबिक। क्या बोलते हैं? तो ईस्ट, आपने बेटा सुना होगा, ईस्ट पाउडर करता आता भी है ना? क्यों यूज करते हैं ईस्ट पाउडर? वो चीजों को शायद स्पॉन्जी बनाने के लिए, है ना, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट बनाने के, राइट है? ईस्ट, ये ऐसा ही जीव है। ठीक है। क्या करता है? ये ग्लूकोज को बोल दो या पायरुवेट को बोल दो, बिना ऑक्सीजन के तोड़ के उसमें से एनर्जी बाहर निकालता है। और जब ईस्ट ग्लूकोज या पायरुवेट को तोड़ के बिना ऑक्सीजन की हेल्प से जब एनर्जी निकालता है, तो वो उस रिएक्शन में दो चीजें बनाता है। एक का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और एक का नाम है इथेनॉल। क्या नाम है? इथेनॉल। तो जब भी, तो इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन
ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी, और जिसमें भी एनर्जी निकलती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मालूम है ना, चैप्टर 1 में पढ़ा था। अरे हाँ के ना। सो कौन करता है एनारोबिक, ईस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज ग्लूकोज पहले टूटता है पायरुवेट में, फिर पायरुवेट बिना ऑक्सीजन के किसमें टूट जाता है, इथेनॉल ऑक्साइड, और एनर्जी निकलती है, एनर्जी हमारे काम आती है, मतलब हमारे मतलब ईस्ट ने इससे काम आई, ईस्ट ने अपने बॉडी में किया, उसकी काम आ जाएगी एनर्जी, काम आ गई उसकी एनर्जी। ठीक है। अब ये इतना खास रिएक्शन क्यों है, क्योंकि एन एरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है इथेनॉल, और ये कुछ नहीं है, ये वही है अल्कोहल जिसके लिए लोग माउंट आबू जाते हैं, यहाँ दमन दीव जाते हैं, शराब बोलते हैं शराब, अल्कोहल ईस्ट ऐसे ही बनता है ना, गांव में लोग ऐसे ही बनाते हैं। क्या करते हैं, ग्रेप, सड़े हुए ग्रेप, मतलब ग्रेप लेंगे, या फिर कुछ भी शुगर केन गन्ना लेंगे, है ना, ऐसा लेते हैं, या फिर जव, कुछ भी चीज में ईस्ट ग्लूकोज हो बहुत सारे, तो उसमें थोड़ा डाल दो ईस्ट पाउडर और पैक करके रख दो, कुछ महीनों बाद तो थोड़ा प्योरीफाई कर दो, बन गया, है कि नहीं जेमिस। अब जेमिस फैक्ट्री खोलेगा घर पे जाकर मम्मी ला दे ईस्ट पाउडर बात समझ में आ गई। दूसरा, ये तो हो गया बेटा एनारोबिक, हम किस में आते हैं, एरोबिक में आते हैं। ठीक है, तो अब एरोबिक में क्या होता है, जो भी जीव, अच्छा प्लांट भी एरोबिक में करते हैं, एनिमल भी एरोबिक करते हैं, ठीक है, हम भी एरोबिक करते हैं, जहां भी एरोबिक रेस्पिरेशन है वहां क्या होता है, वहां पे ये होता है, पहले ग्लूकोज आएगा सेल में, साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट बनेगा, यहाँ पे सब में कॉमन, ठीक है, और फिर वो जो पायरुवेट है वो कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा, और फिर वहां पे पायरुवेट से भी हमको एनर्जी निकालनी है, तो बिना ऑक्सीजन के नहीं निकले, हमें उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, जैसे जैसे हम श्वास लेंगे वो ऑक्सीजन मिल जाएगा उसको, और जैसे उसको ऑक्सीजन मिलेगा फिर वो पायरुवेट में उठेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या निकलेगी बेटा, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो देखो एनएरोबिक और एरोबिक में अंतर किसका है, रिएक्शन में क्या बनता है उसका अंतर, इसमें क्या बनता है, इथेनॉल और CO2, इसमें बनता है CO2 और H2, इसमें इथेनॉल नहीं बनता। तो आप बोलोगे सर जब एरोबिक में भी एनर्जी मिलती है और इसमें एनर्जी मिलती है तो बढ़िया है ना सर, काश हमारे अंदर ये होता तो हमारे बॉडी में इथेनॉल बनता सर, पीने की जरूरत ही नहीं है, एनी टाइम सप्लाई अनलिमिटेड, एनी टाइम नशे में रहते हैं हम, है कि नहीं भाई, बात तो सही है ना यार, है कि नहीं। देखो ऐसा है, ये जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन है ये वो जीव करते हैं जिनकी बॉडी की डिमांड, जिनकी बॉडी की जो एनर्जी डिमांड है ज्यादा नहीं है, बहुत कम उनका एनर्जी चाहिए, बहुत बहुत मामूली एनर्जी। अब समझो बेटा, मान लो कि भाई एक एग्जांपल के लिए सपोज करो कि किसी का छोटा घर है, तो उसको इतने लोग काम करने नहीं चाहिए, है ना, एक उस घर की कोई एक लेडी है, एक एक जेंट्स से कोई काम संभाल लेता है, तो घर अगर बहुत बड़ा हो तो फिर हेल्पर चाहिए काम करने के लिए एक्स्ट्रा, राइट है। सिमिलरली हमारी जो बॉडी है, देखो सिंगल सेल वाला जीव है, एक ही तो सेल है, उसमें कितने एनर्जी चाहिए उसको, पर हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल, ठीक है, हम ज्यादा एडवांस जीव एज कंपेयर टू बैक्टीरिया ईस्ट, हम सोचते हैं, खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, हमारे अंदर इमोशंस है, राइट है, इतना काम करते हैं। जो गाय भैंस है वो भी देख लो आप, चलना है, फिरना है, सोचना है। तो कहने का अर्थ क्या होता है कि जब जीव उसकी साइज बहुत बड़ी होती है बॉडी की, तो उसकी जो एनर्जी का डिमांड है वो ज्यादा होता है, और उसके लिए उसको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। अब अगर बिना ऑक्सीजन की एनर्जी निकाली तो जो एनर्जी निकलती है ना वो बहुत कम निकलती है। अब ऐसे समझ लो कि आपने जो गाय है या भैंस है उसको चारा बहुत कम दिया और फिर दूध निकाल दो, तो क्या होगा, उसका जो फसल काम नहीं करेगा सही से, या फिर, है ना। पर अगर आपने उसको बढ़िया तगड़ा तगड़ा खिलाया पिलाया है तो आपको ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। तो सेम भी ऐसा होता है कि अगर आपने ऑक्सीजन चारा दिया है तो क्या होगा, जो एनर्जी निकलेगी वो बम्पर क्वांटिटी में निकलेगी, बहुत ज्यादा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ज्यादा बनती है एज कम्पेयर टू एनएरोबिक। इसके लिए हमारी बॉडी में कौन सा होता है, एरोबिक, क्योंकि हमारी जो एनर्जी की डिमांड है वो कैसी है, ज्यादा, इसीलिए से। बात समझ में आ गई, अरे भाई हाँ के ना, ठीक है।
ये है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसे टूटता है उसका डायग्राम। और आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में बैठा बैठा आ जाता है कि ग्लूकोज के ब्रेक डाउन का डायग्राम बनाओ, हाउ ग्लूकोज ब्रेक डाउन। बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन का जो हेडिंग है, मैंने हेडिंग भी देखो बेटा वैसा ही दिया है, ध्यान से पढ़ो। ड्रॉ द फ्लो चार्ट फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो एग्जाम में बैठा बैठा पूछते हैं, ध्यान रखना। अब देखो बेटा, अब एक इंटरेस्टिंग बात होती है बेटा, देखो ध्यान समझना, ठीक है। तो बेटा होता ये है कि बिल्कुल सही बात है, एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती, बात तो सही। और बेटा कभी कभी क्या होता है, हमारे स्कूल में आता है स्पोर्ट्स डे। अब नॉर्मली तो क्या था बेटा, हमारी बॉडी क्या होती है, अपने आप को ढाल लेती है नॉर्मल नॉर्मल दिनों के हिसाब से। तो अभी आपके नॉर्मल दिन चल रहे हैं, आराम से पढ़े हो, कोई तकलीफ नहीं है ना। अब स्कूल चालू होगी तो थोड़ा कंटाला आएगा, थकान ज्यादा होगी, सही है। अब मान लो भूले पड़ के स्पोर्ट्स डे आ गया, अब उसमें तो भागना है, फुटबॉल मैच, हाउस वाइज कॉम्पिटिशन है, भाग। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमारी बॉडी को एनर्जी एकदम से ज्यादा चाहिए। अब दिक्कत ये है कि इतने दिनों से हमने जो खाना खाया है या जो हमारी बॉडी है, वो उतनी ही एनर्जी बनाने के काबिल है जितना हमको नॉर्मली चाहिए थी, राइट है। अब अचानक से बॉडी की डिमांड बढ़ गई एनर्जी की, अब क्या होगा। अब हम ये भी जानते हैं कि एनर्जी जो होती है वो तब तक नहीं आएगी जब तक ऑक्सीजन ना जाए ग्लूकोज के पास। चलो, आपको मालूम है कल स्पोर्ट्स डे है, तो आपने खाना खूब ठूस लिया, बहुत सारा आपने ग्लूकोन डी पी लिया, पहुंच गया ग्लूकोज, पर बिना ऑक्सीजन के तो एनर्जी निकलेगी नहीं ना उससे। अब दिक्कत ये है कि आप एक दिन में अपनी वो कैपेसिटी नहीं बना सकते, श्वास लेने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती है, हाँ के ना। डेली भागोगे तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और डेली नहीं भागोगे क्या होगा, 2 सीढ़ी चढ़ोगे थक जाओगे, 2 कदम दौड़ोगे थक जाओगे, क्योंकि आपके लंग्स है, अब उसकी जो साइज है वो ऐसे एडजस्ट हो गई है। अब वो ऐसा नहीं है, देखो अब कोई डेली एक्सरसाइज करता है तो उसकी लंग्स की साइज ऑटोमेटिक बड़ी हो जाती है, तो वो ही कैन इनटेक मोर ऑक्सीजन। पर अभी क्या है, हम तो एक्सरसाइज करते नहीं है, तो जो हमारी लंग्स की साइज है ना वो ऑटोमेटिक वैसे ही एडजस्ट हो गई है। तो अब क्या होगा, अब आप स्पोर्ट डे पे आपको चाहिए एनर्जी ज्यादा, मतलब आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, पर आपके लंग्स की जो साइज है वो तो ढल आपकी, इट कैन नॉट इंक्रीज, हाथों हाथ तो इतना फूल जाएगी, उसको टाइम लगेगा, उसको महीनों लगेंगे ट्रेन करने में। तो उस दिन तो टाइम नहीं है हमारे पास में ट्रेनिंग का, उसमें तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए। दिक्कत ग्लूकोज की नहीं है, दिक्कत ऑक्सीजन की है, समझ रहे हो। हमारे लंग्स की कैपेसिटी नहीं है इतनी, तो क्या होगा, पर एनर्जी तो चाहिए। ग्लूकोज तो है पर ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी एनर्जी चाहिए। और आपने नोटिस किया होगा, जब आप अचानक से बहुत महीनों बाद खेलने जाते हो या भागने जाते हो और फिर जब आते हो तो अगले दिन शरीर टूटता है, दर्द होता है कि नहीं होता है ना, कंधे दुखते हैं, हाथ दुखता है, यस और नो। वो क्यों होता है तो समझो। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो घटना तब घटती है जब हमारे बॉडी में अचानक से एनर्जी की डिमांड आ जाए, ठीक है। पर हमारी बॉडी की जो लंग्स की कैपेसिटी है, जो ऑक्सीजन को अंदर लेने की कैपेसिटी, वो इतनी तो है नहीं कि वो एक दिन में बढ़ जाए। तो उस केस में हमारी बॉडी जो है ना एक शॉर्टकट अपनाती है, ये हमारी बॉडी में होता है, ठीक है, एक शॉर्टकट अपनाते हैं। और शॉर्टकट क्या है तो सुनो। अब ये होता है मसल सेल्स में, आपने बहुत बार देखा होगा स्पोर्ट्स पर्सन को, पता है वो भागते भागते अचानक से पाँव पकड़ लेते हैं, वो चल नहीं पाता। आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा क्रिकेट मैच में, बॉलर भाग रहा होता है, अचानक से वो ये पाँव पकड़ लेता है, उसको क्रैम्प बोलते हैं, क्रैम्प पड़ना। तो ये क्रैम्प क्यों पड़ते हैं, देखिए। अब मान लो कि अब लोग सब तो सर स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको क्रैम्प क्यों पड़ गए, देखो। मान लो कि उसने उस दिन कुछ ज्यादा ही एफर्ट लगा दिया, शायद उसने उतना एफर्ट शायद अपने ट्रेनिंग में भी ना लगाया हो, क्या पता उस दिन बहुत ज्यादा धूप हो। भाई आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए वो डिपेंड इसमें करता है। मैं बताता, एसी में बैठो तो थकान कम होती है, राइट है। पर नॉर्मल अगर धूप में चलो तो थकान ज्यादा होती है, क्यों, धूप में आपकी बॉडी ज्यादा एनर्जी यूज करती है। तो इट डिपेंड अपॉन क्लाइमेट ऑल्सो, आपकी गर्मी कितनी पड़ रही है, आप खेल रहे हो तो क्या बॉडी में ज्यादा पसीना निकल रहा है, बहुत चीजों पर डिपेंड करता है चीजें, राइट है। तो होता क्या है, जब हमारी बॉडी की जो डिमांड है एनर्जी की वो बहुत ज्यादा हो,
पर ऑक्सीजन सप्लाई इतनी ना हो, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की एनर्जी निकलेगी नहीं। ग्लूकोज तो आप खा लोगे या पी लोगे लिक्विड फॉर्म में, राइट है, पर ऑक्सीजन चाहिए ना उसके लिए, और ऑक्सीजन सप्लाई पहुंच है नहीं इतनी। अब आपको भागना है, भागने के लिए आपको बॉडी के मसल यूज करना, राइट है, पर इतनी सप्लाई तो ऑक्सीजन की नहीं है। तो क्या होगा उस केस में, हमारे मसल सेल ऑक्सीजन का वेट नहीं करेंगे, वो एक शॉर्टकट अपनाएंगे। वो क्या करेंगे, वो बिना ऑक्सीजन के ही पायरुवेट्स को तोड़ के लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकालेंगे। शॉर्टकट, टेम्परेरी शॉर्टकट। सपोज डे है, भागना तो है ही, वरना टीम हार जाएगी हमारी। रेसिंग हो रही है, भागना तो है ही, वरना हार जाएंगे, ठीक है, तो हम भागते हैं। उस केस में हमारे मसल सेल को मालूम है कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं आ रहा है, वो तुरंत क्या करेगा, वो तुरंत पायरुवेट में क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। और ऑब्वियसली ये एनर्जी इससे तो कम ही है, तो फिर भी काम काम चल जाता है। भाई मान लो कि घर पे कोई बीमार पड़ गया आपके, ठीक है, अब पैसे घर पे खत्म हो गए, क्या करते हो, किसी उधार लेते हो ना। ये वो उधर वाला था शॉर्टकट। हर बार नहीं चलेगा कि पूरी जिंदगी पे उधार ही मांगते रहो, वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट अपना है बॉडी में। इसमें जो एनर्जी निकलती है डेफिनेटली इट इज वेरी लेस देन एज कंपेयर टू एरोबिक, ठीक है। पर ये क्यों हुआ है, ये ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन कम है, इसीलिए ऐसा हुआ। बात समझ में आई, ऑक्सीजन कम है, सप्लाई कम है उसकी, जितनी होनी चाहिए उतनी उससे कम है। उस केस में क्या होता है, हमारे मसल सेल सीधा ये नहीं करते हैं, CO2 ये नहीं बनाएंगे, लैक्टिक एसिड बनाएंगे और बनाएंगे एनर्जी, काम हो गया उसको। अब दिक्कत ये है कि ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में इकट्ठा होता है और इसीलिए हमारी बॉडी पेन करती है। और जब ये अगर बहुत ज्यादा बन जाए तो उसे ही बोलते हैं क्रैम्प। क्या बोलते हैं, ये क्रैम्प बहुत दर्दनाक होता है। अगर किसी को हुआ है तो उसको ऐसा होता है, मुझे हुआ ऐसा सुना। क्रैम्प जब पड़ते हैं, आप में से स्विमिंग करने को जाता है कभी कभी, थोड़े दिनों में, कुछ 5-6 दिनों में या 2 महीने में कभी स्विमिंग करने जाओ, और उसमें ना बहुत देर जगह पाँव हिलाते हो ऐसे, बहुत देर, ये हमेशा हुआ है, यहाँ से पेन करता है और पेन मतलब पाँव जकड़ जाता है। आप नॉर्मली ऐसे बैठे हो स्विमिंग, तो कुछ नहीं होगा, अगर आप कॉन्स्टेंटली स्विम कर रहे हो, है इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर हाथ पाँव मार रहे हो, तो एक समय ऐसा कि हाथ उठे ही नहीं, क्योंकि डेली तो स्विमिंग करते नहीं है, अचानक से मुंह उठा के चले गए और एकदम से एनर्जी बहुत चाहिए, तो क्या करेंगे, मसल सर ये काम करेंगे फिर तो। आपके ब्रेन को नहीं मालूम है ये कि उसको तकलीफ हो रही है, वो तो ब्रेन को तो मजा आ रहा है तकलीफ उसको होती है बेचारे को, काम तो उसको करना है, ठीक है। और जब ये लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है मसल्स में बहुत ज्यादा, तो उसे करंट होता है। नॉर्मल कंडीशन में तो ठीक है, दर्द होगा 2-3 दिन, फिर बोलोगे सर अगर लैक्टिक एसिड है और दर्द हो रहा है, तो सर ये दर्द फिर दो दिन में भाग जाता है, ऐसा होता है ना, 2 दिन बाद वो दर्द चला जाता है, 2-3 दिन बाद, राइट है। ऐसा क्यों होता है, देखो ये बना क्यों था कि ऑक्सीजन, भाई मान लो कि ये आपके मसल्स है, इसने बोला सपोज देख दिन मुझे ऑक्सीजन चाहिए 500, बॉडी ने बोला भाई 500 तो है ही नहीं, मेरी क्षमता है कि मैं तो इसे 50 दे पाऊं, सही बात है। तो कितनी कमी पड़ गई, कमी पड़ गई, तो इसने क्या बना दिया उसके लिए, लैक्टिक एसिड, ले भुगत, जीतना है ना, जीत ले, लैक्टिक एसिड भुगत, राइट है। अब ना हम घर पे आ गए, अच्छे से आगे घर पे बैठे, अब तो नहीं चाहिए ज्यादा एनर्जी, तो नॉर्मल हो गया। अब क्या होगा, अब थोड़ा जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो तो बॉडी को दे ही रही है मसल्स को, अरे हाँ क्या ना, तो ऑक्सीजन तो आ ही रहा है, धीरे 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 आ ही रहा है, आ ही रहा है। तो क्या होता है, धीरे 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 ऑक्सीजन यहाँ पहुंचता रहता है, और जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचता है ये लैक्टिक एसिड वापस से क्या बन जाता है, वापस से बॉडी उस लैक्टिक एसिड को क्या क्या बना देती है, CO2 और H2। पर वो तात्कालिक नहीं होता, टाइम। इसीलिए सबसे बढ़िया है कि अगर आप बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करके आते हो, ठीक है, यहाँ पे स्पोर्ट्स के बाद घर पे आते हो, तो गर्म पानी में नहाया करो, यहाँ पे गर्म पानी से बॉडी को मसाज करो, क्योंकि जब आप किसी भी एरिया को गर्म करते हो ना, तो हमारी बॉडी नेचुरली वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा भेजने लग जाती है। मान लो कि 50 भेजी थी नॉर्मल कंडीशन में, तो शायद 200 या 250 ऑक्सीजन भेजी, मतलब एक एग्जाम्पल देना। तो सबसे बढ़िया होता है कि अगर आप बाहर से खेल के आए हो बहुत दिनों बाद, तो आराम से बैठ के गर्म पानी में, इसे नोटिस करोगे स्विमिंग के बाद में लोग स्टीम बाथ लेते हैं,
बॉडी गर्म हो जाती है, जब गर्म होती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है मसल्स में, इसलिए दर्द नहीं होती है, या कम दर्द होती है इस कंपेयर। थकान होती है, थकान होता है, दर्द की बात कर रहा हूँ, अजीब सा दर्द होता है, वो नहीं होता। बात समझ में आ रही है ऐसे? ठीक है, समझ में आ गया। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, बेटा विधि समझ में आ गया? चल रहा है सही से? तो ये एरोबिक एन एरोबिक सब क्लियर? अब देखो, so what is respiration? It is a process of, देखो बेटा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड मतलब ग्लूकोज, ठीक है। हमने जो खाना खाया है उससे, मतलब जो ग्लूकोज खाया है ना, उससे एनर्जी निकालना, ठीक है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक क्या होता है? इसमें क्या होता है, पायरुवेट या ग्लूकोज टूटता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। किसमें टूटता है? CO2 एंड वाटर, वाटर और CO2 साथ में क्या निकलती है? एनर्जी। और रिएक्शन कैसे दिखती है? ऐसे दिखती है, C6H12O6 प्लस 6O2 with 6CO2 6H2O, और यहाँ पे लिखा है ATP, ATP मतलब एनर्जी, ATP मतलब एनर्जी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर एकदम? ओके। अब आ जाते हैं एनएरोबिक में। उसमें क्या होता है सर? तो उसमें ये रिएक्शन होती है। क्या बनता है उसमें? ग्लूकोज C6H6, क्या बनता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी। इथेनॉल मतलब ये हमारे बुक में इसके लिए है ना, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, CO2, और ATP मतलब एनर्जी। बात समझ में आ गई? ठीक है। एरोबिक हो के एनएरोबिक हो, दोनों ही एक्सोथर्मिक है, दोनों में एनर्जी निकलती है, रिएक्शन है। अब बेटा एरोबिक और एनएरोबिक में डिफरेंस, ठीक है। एक टेबल है, देख लो एक बार। बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। काफी चीजें आपको ऑलरेडी बता दी है। देखो, इट टेक्स प्लेस, एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, इसमें क्या होता है? इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज टूटता है। इसमें क्या होता है? थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, तभी तो थोड़ी एनर्जी कम बनती है, ठीक है। आगे क्या बनता है इसमें? लास्ट में CO2 और वाटर, वहां क्या बनता है? इथेनॉल और CO2। हाँ, दो चीजें बन रही थी। इसमें लॉट्स ऑफ एनर्जी लिबरेटेड, बहुत एनर्जी मिलती है, कितना? 38 ATP। और मतलब जब एक एरोबिक रिएक्शन होती है तो 38 ATP बनते हैं, ATP मतलब एनर्जी। अरे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, भूल गए? याद है ना 9 का? ठीक है, हाँ। इसमें कितना होता है? केवल 2 ATP बनते हैं। कितने? दो। तो आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है एनर्जी का। ATP मतलब एनर्जी। पैसा मान लो, पैसा। आप एक काम कर रहे हो, आपको 2 रुपए मिल रहे हैं, और आप एक काम आपको मिल रहा है 38 रुपए। माला माल तो यहाँ होंगे ना? अरे यहाँ के ना, लास्ट में ये प्लांट एनिमल में होता है, और ये किसमें होता है? बैक्टीरिया। फिर हमारे मसल्स में भी होता है डेफिनेटली। वहां भी हम ऑक्सीजन कम आ रहा है ना, तो आपने बिना ऑक्सीजन के क्या बना दिया? लैक्टिक एसिड, ठीक है। और दूसरा ईस्ट, अरे भाई यहाँ के ना। पर हमारे मसल्स ऐसा हमेशा नहीं करते, हाँ, हमेशा नहीं करते हैं। अभी नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है? एरोबिक ही चल रहा है। ये तो कब होता है? जब आप बहुत दिनों तक सांड जैसे पड़े थे, अब अचानक से कहाँ चले गए? वाटर पार्क, धमा चौकड़ी करके आए, और फिर मम्मी, है ना, है कि नहीं? है कि नहीं? ओके बेटा, ये क्यों बनता है लैक्टिक एसिड? बेटा मैंने आपको वो भी बता दिया।
कि क्यों ये इंटेंस, ये जो क्रैम्स पड़ते हैं बॉडी में क्यों पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, सो हाउ लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन आवर बॉडी विच कॉज क्रैम्प आफ्टर इंटेंस एक्सरसाइज, तो बताया देयर समटाइम्स देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल सेल। तो अब ऑक्सीजन तो जितना चाहिए है नहीं, तो क्या करेंगे, परफॉर्म एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। उसमें क्या होता है, उसमें पायरुवेट क्या बनता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकलती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, और जब वो लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो क्या वो किसका रूप ले लेता है, क्रैम्प का। और बेटा क्रैम्प जिसके पड़ते हैं ना, और जब इंटेंस क्रैम्प पड़ते हैं, जो बॉडी को होता है ना मसल्स, वो यू हिलते हैं ऐसे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और वो रोता है बंदा वो। और अगर आपने जहां पे क्रैम्प पड़ा वहां पे हार्ट टच किया ना, तो पेन और बढ़ जाता है। वो तो बेचारा जिसको होता है उसी को मालूम है, ठीक है। तो जैसे आप देखना, कभी कोई मैच चल रहा हो, वहां किसी को क्रैम्प पड़े, तो तुरंत फिजियो आएगा वहां पे ना, कुछ कुछ रख देगा पाउच, वो पाउच में गरम गरम वो होता है पानी, या फिर वहाँ मसाज करो। मसाज करने से, गर्म पानी करने से क्या क्या होता है, उस एरिया में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है। उसका एक ही इलाज है, आप बस फिर हाथ काट के फेंक दो तो मैंने ना वापस से, कल तो हाथ चाहिए ना यार, है कि नहीं, है ना। तो सर बोले सर हाथ में फेंक दो सर, क्या करना है हाथ सर, ऐसा हाथ जो दर्द है उसको लेके करेंगे क्या सर। अब देखो बेटा, सुनो बेटा, तो देखो होता क्या है, जैसे ही हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो निकलती है एनर्जी, ठीक है। वो जितनी एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से तुरंत क्या बनता है, एटीपी। कैसे बनता है, देखो हमारे सेल में एक होता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक होता है अकेला फॉस्फेट। जैसे ही निकलती है एनर्जी, इस एनर्जी की वजह से एडीपी और अकेला फॉस्फेट, ये दोनों आपस में मिलते हैं। और जब एडीपी और पी आपस में मिल जाते हैं, ये दोनों मिल गए आपस में, तो इसे क्या बोलते हैं, एटीपी। डाई मतलब दो फॉस्फेट, एक और जुड़ गया तो हो गया तीन फॉस्फेट, तो ट्राइफॉस्फेट। तो द एनर्जी रिलीज इन एरोबिक रेस्पिरेशन और respiration is immediately used to form ATP। बन गया एटीपी। अब सेल ने अपने पास क्या बना लिया, एटीपी। अब मान लो कि आप बोलो मुझे तो यार खेलने जाना है, तो आप बोलो कि मुझे बॉलिंग करनी है, तो आप भाग रहे हो क्या चाहिए, यू वांट एनर्जी, एटीपी एटीपी एटीपी, बॉडी एटीपी यूज करेगी, वो एटीपी मतलब एनर्जी। बात समझ में आ गई, तो इस तरीके से हमारे बॉडी में काम करता है। डन, समझ गए, ऐसे, ठीक है। तो ये बड़े ध्यान में, फुल फॉर्म है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डी का मतलब डाइफॉस्फेट, डी में क्या आ जाएगा, डी आई आएगा, ठीक है, डाइफॉस्फेट। अब देखो, अब मैं ना, पहले हम समझेंगे प्लांट, एक्वेटिक एनिमल, ये लोग कैसे, यहाँ पे मैं ये भी क्या कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब बेटा हम डील करेंगे एरोबिक्स, एरोबिक कुछ खास है नहीं, ठीक है। प्लांट फिश ये कैसे करते हैं उसमें, क्या बोल रहे
ओके बेटा, चलो हो गया बेटा। ये आपके सामने एक फिश का फोटो है, और आप जानते हैं कि फिश जो है वो एक्वेटिक एनिमल है। एक्वेटिक एनिमल के बारे में आपको एक फैक्ट बताता हूँ। देखो बेटा, हमको भी ऑक्सीजन चाहिए, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास भी ग्लूकोज है, हमारे पास भी ग्लूकोज है। ग्लूकोज से निकालनी है एनर्जी, क्या करना है? एरोबिक रेस्पिरेशन। सही है। अब तक दोनों में एक अंतर है, एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि फिश जो होती है उनको ऑक्सीजन मिलेगा पानी से, और हमें मिलेगा एटमोस्फेयर से। एटमोस्फेयर में 21% ऑक्सीजन कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है। पानी में बहुत ऑक्सीजन कम होती है, राइट है। क्योंकि पानी में ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम होती है, इसीलिए फिश जो होती है वो बहुत जल्दी जल्दी, आप कभी किसी फिश को ध्यान से देखना, अगर आप कभी अगर कभी एक्वेरियम होते, वो बहुत जल्दी जल्दी मुंह खोलती बंद करती है। वो पानी के ऑक्सीजन को यूज करती है, और वो बहुत तेजी से ब्रीथिंग करती है। क्यों करती है? क्योंकि पानी में ऑलरेडी बहुत कम ऑक्सीजन है। अगर वो धीरे धीरे करेंगे तो कम ऑक्सीजन मिलेगा उसकी बॉडी को। बात समझ में आ गई? सो एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ वेरी वेरी फास्ट। ये समझ में आ गया, ताकि जल्दी जल्दी सप्लाई मिले ऑक्सीजन। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, पानी में ऑक्सीजन वैसे भी बहुत कम है, तो सप्लाई का हमें तुमको फास्ट करना पड़ता है। दूसरा, देखो, हमारी बॉडी जो है वो हवा के ऑक्सीजन को यूज करने के लिए बनी है, ठीक है। मछली की बॉडी जो है वो पानी की ऑक्सीजन को यूज करने के लिए बनी है। पानी में भी ऑक्सीजन है, पर हमारे बॉडी में जो सिस्टम हमको दिया हुआ है, समझो बेटा, अगर किसी गाड़ी जो है वो चलती है सीएनजी में, आप बेटा सीएनजी की जगह उसमें भर दो, पूर दो पेट्रोल, काम नहीं चलेगा ना। तो सेम वे ऐसा है। पानी में से ऑक्सीजन निकालना है तो अलग चीज चाहिए। एयर में से ऑक्सीजन, जैसे मछली हवा में मर जाएगी, हम पानी में मर जाएंगे। तो ऐसा क्या है मछली के पास कि वो पानी के अंदर ऑक्सीजन यूज कर लेती है? तो आंसर है गिल्स। क्या उसके पास में? गिल्स। उसके पास दो गिल्स होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, ठीक है। गिल्स, देखो मछली का जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पे गिल्स होता है। तो होता क्या, सुनना, आई विल शो यू द प्रोसेस ऑल्सो। अब गिल्स बड़ा सच में दिखते कैसे हैं, मैं वो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रियल फोटो है। ये मछली पकड़ी गई है, और ये दिखा है वो रेड कलर के बहुत। गिल्स में क्या होता है सब बताऊंगा। ये है गिल्स। और देखना है तो ये दिख रहा है, ये मछली का ये गिल्स, ये दिख रहा है, ये रेड, ये गिल्स। अब यहाँ क्या होता है समझ में, मछली के गिल्स में बहुत ज्यादा सप्लाई होती है। देखो अब ऐसे होता है। अब फिश ब्रीथ लाइक दिस। फिश जो होता है वो अपने माउथ से वाटर को अंदर लेता है, ठीक है, और वो वाटर को भेजता है गिल्स की तरफ। बात समझ में आई? गिल्स में क्या होता है तो देखो, गिल्स के अंदर बहुत सारे होते हैं ब्लड ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड वगैरह रहता है, हाँ के ना। अब क्या होता है, जैसे ही गिल्स में पानी आता है, ये पानी आया, पानी में क्या है? ऑक्सीजन, राइट है। तो क्या होगा, देखो अब सुनना बेटा, एक चीज और, जहां भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहां क्या बनता है? CO2। CO2 का बनता है हमारे सेल में। अब अगर हमारे सेल में CO2 इकट्ठा हो गया तो भी आप मर गए। तो एक तो CO2 को सेल से लेके आके बॉडी के बाहर छोड़ना है, दूसरा सेल के पास ऑक्सीजन भी लेके आना है। ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा ब्लड। कौन करेगा? ब्लड। अब सुनना, हमारा ब्लड जो है वो सेल से तो ऑक्सीजन CO2 लेके आता है, उसका वेस्ट, और वो CO2 कहाँ लेके आता है? हमारे लंग्स में। बात करूं मछलियों की तो कहाँ लेके आएगा? उसके गिल्स में। अब आपको यहाँ पे दो तरह की दिखी ब्लड वेसल, एक ये ब्लू कलर वाली और एक ये रेड कलर वाली। एक्चुअली कलर दो नहीं होते, समझो। जो जो खून गिल्स की तरफ आता है वो बॉडी से CO2 लेके आता है, उसे बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं? डी, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें क्या है? CO2 है, समझ गए। तो उसको दिखाया गया ब्लू कलर से। तो एक वो नली जो CO2 वाला ब्लड लेके आएगी उसको दिखाया गया ब्लू कलर से, समझ गए। और एक, अब देखो, अब CO2 वाला ब्लड का आ गया गिल्स में, मैं गिल्स हूं, और मछली ने गिल्स में क्या भेजा? पानी। पानी में क्या है? ऑक्सीजन है। तो जैसे ही ऑक्सीजन गिरेगा गिल्स पे, गिल्स के अंदर क्या है? CO2 वाला ब्लड है, ठीक है। अब ब्लड में जो CO2 है वो चला जाएगा पानी में, और पानी में जो ऑक्सीजन होगा आ जाएगा ब्लड में।
अब ब्लड ने CO2 दे दिया पानी को, और ब्लड के अंदर क्या गया ऑक्सीजन। जैसे ही ब्लड में आता है ऑक्सीजन से बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या बोलते हैं उसे। और फिर वो नली आगे जाएगी, तो उस नली को दिखाया गया है रेड कलर से। तो क्या होता है समझ लो, ये पानी आया, पानी के अंदर क्या है ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर क्या है CO2, CO2 देगा पानी को, CO2 देगा पानी को, पानी क्या देगा उसके बदले में ऑक्सीजन। जैसे ही मिलेगा ऑक्सीजन वो क्या बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अरे कोई यहाँ के ना, ठीक है, अब आ गया ऑक्सीजन, अब फिर वो ब्लड का जाएगा बॉडी के पास, फिर वो वापस से पड़ जाएगा बॉडी के पास, बॉडी के सेल ऑक्सीजन ले लेंगे, बॉडी ने ऑक्सीजन ले लिया, अरे भाई यहाँ के ना, और बॉडी के सेल बदले में क्या बनाएंगे, अरे बताओ ना यार, ये CO2 है, इसने CO2 किसको दिया पानी को, पानी के पास क्या है O2, पानी ने O2 किसको दिया ब्लड को, अब ब्लड O2 कहाँ लेके आया बॉडी के पास, बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने O2 तो ले लिया, बदले में क्या छोड़ा CO2, वापस से CO2 कौन लेके आएगा ब्लड, कहाँ पे गिल्स में, गिल्स में क्या आएगा पानी, वापस से पानी को देगा CO2, और बदले में क्या ले लेगा ऑक्सीजन, ये पूरे दिन चलता है। बात समझ में आ गई, अरे यहाँ के ना, ठीक है ऐसा, इसलिए जो मछलियां होती है वो पानी को क्या बेचती है अपने मुंह से गिल्स में, गिल्स में फिर वो पूरा प्रोसेस होता है, CO2 का ब्लड से पानी में मिक्स होना, और पानी का ऑक्सीजन पानी में जो ऑक्सीजन है उसका ब्लड में मिक्स होना। समझ गए, और ये एनी टाइम चलता है, और ये बहुत फास्ट होता है। ये बात समझ में आ गई। तो एक्वेटिक एनिमल इस तरीके से ब्रीथिंग करता है, ये ये गिल्स है, ये पानी आया, इसके अंदर O2 है, यहाँ ब्लड है, इसमें CO2 है, ब्लड CO2 देगा पानी को, पानी का ऑक्सीजन किसमें आ जाएगा ब्लड में, तो ब्लड कहाँ चला जाएगा आगे बॉडी के पास, और ये पूरा दिन चलता है। क्लियर है एकदम, डन बेटा, विधि समझ गई। अब देखो भाई, तो यहाँ पे एक्सप्लेन रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, सो सिंपल है, टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे रहते हैं, दे कैन ब्रीथ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर, ठीक है, बट द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, जो पानी में ऑक्सीजन उनको वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सिंस द अमाउंट डिजोल्व, जो डिजोल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो, वो बहुत कम है, पानी में बहुत कम है ऑक्सीजन, ठीक है, कंपेयर टू द ऑक्सीजन इन द एयर, तो उनकी जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है, मतलब वो किस स्पीड से श्वास ले रहे हैं, वो कैसी है, इज मच फास्टर देन सीन इन द टेरेस्ट्रियल, हम आराम सांस लेते हैं, हाँ ना, तो काम हो जाता है हमारा, पर उनका ऐसा नहीं, उनको उनको मजबूरी है, जल्दी जल्दी करना ही पड़ेगा उनको, ठीक है। नाउ फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स, ठीक है, गिल्स में भेजा, फिर पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कहाँ जाती है ब्लड में, और ब्लड से CO2 कहाँ आता है वाटर, और ऐसे चलता है। क्लियर है, डन। अब जिस तरीके से फिश करती है, देखो बेटा, फिश को भी ऑक्सीजन चाहिए, जहां भी ऑक्सीजन है वहां क्या, कौन सा रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आते हैं नेक्स्ट प्लांट पे, बेटा प्लांट भी बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब बोलो सर एक मिनट, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, हमने तो सुना कि प्लांट ऑक्सीजन बनाते हैं, आप बोल रहे हो कि रेस्पिरेशन करना है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन तो चाहिएगा ना, उल्टा यूज करना पड़ेगा, पर हम तो बचपन से पढ़ते हैं कि प्लांट तो ऑक्सीजन बनाता है, यूज नहीं करता है, तो आपने आधा अधूरा पढ़ा। प्लांट फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनाते हैं, पर जब फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, ग्लूकोज बनाने के लिए, समझ गए, ग्लूकोज को अगर प्रोड्यूस करना है तो क्या करना पड़ता है प्लांट को, फोटोसिंथेसिस, हमको नहीं करना पड़ता, क्यों, क्योंकि हमें ग्लूकोज बाहर से मिल रहा है खाने के जरिए, प्लांट अपना ग्लूकोज खुद बनाता है उसके लिए, और जब वो ऐसा करता है
तब उसमें क्या वो क्या बना देता है, ग्लूकोज तो बनता ही बनता है, साथ में क्या बन जाता है, ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई? अरे बोलो, ठीक है। पर एक बार प्लांट ने ग्लूकोज बना दिया तो प्लांट को भी तो क्या चाहिए, एनर्जी। और बिना ऑक्सीजन के वो एनर्जी निकाल नहीं पाएगा ग्लूकोज से। तो जब प्लांट को एनर्जी चाहिए होती है तब वो अपने ग्लूकोज की करवाता है रिएक्शन ऑक्सीजन से। और जब प्लांट रेस्पिरेशन करता है, क्या करता है, तब उसको ऑक्सीजन चाहिए। तब उसको क्या चाहिए, तब उसको यूज करेगा। इन फोटोसिंथेसिस वो बनाता है ऑक्सीजन को, और इन रेस्पिरेशन वो ऑक्सीजन को यूज करता है। तो प्लांट दोनों करता है, बनाता भी है, यूज भी करता है। बात समझ में आ गई? तो ये ब्रह्म पालना मतलब से प्लांट दोनों करता है, ठीक है। और यहाँ के ना, दिन के समय क्योंकि हो रहा है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो वो ज्यादा ऑक्सीजन बनाता है। जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो हमको दे देता है। पर जब रात होती है तब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं है, इसलिए उस समय प्लांट ऑक्सीजन को यूज करता है, ज्यादा ऑक्सीजन यूज करता है, ठीक है। तो प्लांट ऑक्सीजन को यूज भी करता है और ऑक्सीजन को बनाता भी है, डिपेंड है कौन सा प्रोसेस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनाएगा, और जब उसको रेस्पिरेशन करना है तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को यूज करेगा। रेस्पिरेशन क्यों करना है, अरे भाई क्यों करना है रेस्पिरेशन, एनर्जी को ग्लूकोज से निकालने के लिए। अरे भाई यहाँ के ना, अब यार इसी जैसे वही तो पढ़ रहे हैं यार। अरे बोलो, तुम सब ढीठ हो यार, बोलो आलसी हो, हाँ के ना, अरे बोलो। हाँ बैठे हो एकदम से, चलो भाई हाथ ऊपर करो, ऐसे करो, हाथ ऊपर करो, खींचो हाथ ऊपर ऐसे बढ़िया जोर से, ऐसे अंगड़ाई लो एकदम बढ़िया, इस टाइम से करिए। वो नहीं करते पता, गांव में ऐसे करते ना, ऐसे करके। अरे भाई बोलो यार, तुमको ह्यूमन इतना इम्पोर्टेंट मालूम पड़ रही है यार, जैसे खुश होकर पढ़ना चाहिए तुमको यार। सब तुम आलसी हो, क्या हो तुम सब, आलसी, एकदम आलसी। सर ये टाइम देखना क्या हुआ, बहुत टाइम है, 7। हाँ बेटा, समय मेरे सब करेंगे, चिंता नहीं, ये सब मालूम है, ठीक है। अब बेटा यहाँ देखो, अब यहाँ देखना बेटा, नेम द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब अपने बारे में। भाई हम भी क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हमें भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन। हम कौन सी ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, जो हवा के अंदर है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमारे अंदर से क्या सिस्टम बैठा हुआ, तो आप पहले पहले तो आप समझो, हम जब अंदर ब्रीथ करते हैं, ठीक है, हम जब अंदर ब्रीथ करते हैं उस समय ऑक्सीजन जाता है हमारे लंग्स में। लंग्स हमारे किस, चेस्ट पार्ट में। हमारे बॉडी में सेल तो हर जगह है, मतलब आपका जो पाँव का अंगूठा है उसमें जो सेल्स है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, आपका जो चमड़ी है यहाँ पे उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन तो पूरी बॉडी की डिमांड है, यहाँ भी ऑक्सीजन चाहिए, हाथ में, हर जगह। अब समझो, सारा ऑक्सीजन लंग्स में है। अब वो ऑक्सीजन लंग्स में से सेल को मिले, ये कैसे पॉसिबल है, ऑक्सीजन तो यहाँ पर लंग्स में भरा पड़ा है, चेस्ट में। तो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे पाँव में कैसे पहुंचता है? ऐसा क्या हमारे अंदर सिस्टम बना रखा है पूरा, कि हम जो श्वास लेते हैं, और वो उतना ही नहीं, हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो जो ग्लूकोज से निकालते हैं एनर्जी, तो क्या बनाते हैं, CO2। तो हमारे बॉडी का हर सेल CO2 बनाता है। अब सोचो हमारे बॉडी में कितने सारे सेल्स हैं, ट्रिलियंस। ट्रिलियन मतलब अरबों खरबों, मतलब बहुत ज्यादा हो गया है, तो अरबों खरबों भी ज्यादा। सोचो कितना सारा CO2 हर सेकंड बन रहा होगा बॉडी में। और हमारे जो सेल्स हैं वो सारा CO2 बना के, अगर उनके पास बढ़ता गया, CO2 बढ़ता गया, सारे सेल डैमेज हो जाएंगे। तो एक दो दो चीजें हैं, एक तो पूरी बॉडी से CO2 को लेके आना है, और एक लंग से ऑक्सीजन को लेके जाना। दो काम करने हैं, बात समझ में आ रही है? अरे हाँ के ना, ये कौन करता है, ये कैसे होता है,
दूसरा, चलो इसका तो मैंने आपको ऑलरेडी आंसर दे दिया था कि ये काम कौन करता है, हमारी बॉडी का ब्लड। क्या कौन करता है? ब्लड। ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी से CO2 लेके आएगा, कहाँ छोड़ेगा? लंग्स में। ठीक है, और बदले में लंग्स से क्या लेके जाएगा? ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन कहाँ लेके आएगा? बॉडी के सेल्स। पर आप समझो, हमारे ब्लड में भी 4 वस्तुएं होती हैं: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। ये 4 चीजें होती है बॉडी में, हमारे ब्लड में। ठीक है, तो इन चारों में से कौन है जो ऑक्सीजन को लेके जाता है, CO2 को लेके आता है? कौन है? तो वो सब हमको पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? तो इस पूरे टॉपिक में वो समझें। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, हम जब श्वास अंदर लेते हैं तो हवा अंदर जाती है, और जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो हवा बाहर जाती है। राइट है? अंदर, श्वास को अंदर लेना मतलब इनहेलेशन, श्वास को बाहर छोड़ना मतलब एक्सहेलेशन। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, चलो अब खाना आपको अंदर लेना है तो आपके पास हाथ है, तो आप अंदर ले लेते हो। आपको हवा अंदर लेनी है तो थोड़ा नाक में से हाथ निकलते हैं और हवा अंदर लेते हैं कि भाई नाक में से पिचकारी निकलती है, वो हवा को अंदर लेती है। आप कभी इमेजिन तो करो, एक बार सोचो, आप हवा ऑटोमेटिक कैसे नाक में जाती है? सोचो, कभी इस बात को महसूस करो। अगर आपको यकीन नहीं है, अगर आपको लगता है सर हम अंदर ले रहे हैं, अरे हम मतलब कौन? कौन है यहाँ पे ऐसा जो अंदर ले रहा है? वो एक बार इमेजिन तो करो, जस्ट इमेजिन इट। देखो बेटा, कौन है यहाँ पे ऐसा जो अंदर ले रहा है? और एक बार इसको सोचो, तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, कैसे होता है। तो अब हम समझेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या समझेंगे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो बेटा, अब मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा, ये बेटा हमारा माउथ है, ठीक है, और ये हमारा नोज वाला एरिया। अब देखो बेटा, हमारे सबसे पहले जहां से हवा एंटर करती है, ये 2 छेद है, इसे बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं? तो ये छेद हो गए। फिर बेटा अगर आप ज्यादा इच्छा है तो बेटा अंदर डालो उंगली, तो आपको लगेगा अंदर पूरी पूरी एक गुफा है, कि एक खड्डा टाइप है। राइट है? इसे बोलते हैं नसल पैसेज। क्या बोलते हैं? राइट है? उसके आगे जाके हमारा आता है थ्रोट, मतलब ये गले वाले जानवर, ठीक है ना, इसे लारिंक्स बोलते हैं। ठीक है, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। फिर उसके आगे जाके एक पाइप आती है, जिसे बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। तो यहां से नोस्ट्रिल से हवा अंदर एंटर करती है, फिर थ्रोट से होते हुए, वॉइस बॉक्स से होते हुए विंड पाइप। विंड पाइप में अब हमारे चेस्ट में हमको भगवान ने 2 लंग्स दिए। क्या दिए? 2 लंग्स। ठीक है, मैं आपको इंसान के ऑरिजिनल लंग्स भी दिखाऊंगा कैसे दिखता है। अब देखो बेटा, अब हवा जो होती है, हवा यहां पहुंचती है, पहुंच गई। एक पाइप मुड़ता है, विंड विंड पाइप का एक पाइप जाता है लेफ्ट लंग में, एक जाता है राइट लंग। ठीक है, अब यहाँ के ना, ठीक है, और फिर इस पाइप के और भी टुकड़े होते जाते हैं। तो पहले होता है विंड पाइप, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाइलस, उसे बताऊंगा आगे जाके। और फिर दोनों लंग्स में के कोने कोने में क्या हो जाता है? ऑक्सीजन पहुंच जाए, हवा पहुंच जाती है। बात समझ में आ गई? अरे यहाँ के ना, ठीक है। अब अभी मैं कुछ समझाया नहीं आपको, होने दीजिए। एंट्रिक इंसान सीढ़ियाँ नहीं है।
तो छोटे बच्चे हैं ये। कैसे चिल्ला रहे हैं? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, तो ऐसे जो हवा है वो कहाँ पहुंचती है, हमारे लंग्स में पहुंचती है, ठीक है। अब बेटा ध्यान सुनना, ये ये विंड पाइप के दो टुकड़े, ब्रोंकाई। फिर जब देखो बड़ा सिंपल है, एक पाइप है, एक पाइप के दो टुकड़े हुए, ब्रोंकाई बोला, उसके और टुकड़े हुए, ब्रोंकाइलस, समझ गए। और लास्ट में जाके आपको ऐसे बैलून शेप दिखेंगे स्ट्रक्चर। एट द एंड, एट द एंड जो विंड पाइप है, ब्रोंकाई, दो पाइप, ब्रोंकाइलस। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो, पहले एक पाइप, फिर जाकर फिर अलग अलग हो जाते हैं ऐसे, यू बहुत सारे अंदर ऐसे गैप दिखेंगे आपको। सबसे एंड में क्या आता है, बलून शेप स्ट्रक्चर नोन एज एल्वियोलर। क्या आता है, एल्वियोलर। कैसे दिखती है मैं वो दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि वो, बेटा ध्यान से देखना, ये हवा यहां से एंटर की, ये नसल पैसे, रब करो एक, ये नोस्ट्रिल्स, ये नसल पैसेज आ गया। अब ये आगे जाके ये थ्रोट रीजन, ये हमारा वॉइस बॉक्स आ गया। और अब आया हमारा विंड पाइप, है ना, ट्रैकिया बोलते हैं उसे। ये देखो बेटा, आगे जाके आपको दो रास्ते दिखेंगे, दो रास्ते दिखे, और रास्ते दिख रहे हैं, और ऐसे ही और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये तो बेटा एनिमेटेड है, मैं आपको रियल दिखाता हूँ। तो भाई को आपको कुछ हो रहा है, ऑपरेशन ऑपरेशन कर रहे हैं इसके। ये नाक में डाला कैमरा, और देखो, ये देखो, ये नसल पैसेज है, दिख रहा है, ये ओरिजिनल। कोई रास्ते में रुकावट आ गई होगी। अब देखो बेटा, ये अब पहुंचेंगे सीधा हमारे थ्रोट रीजन में। ये दिख रहा है, यहाँ देखना, यहाँ, वहां ओरिजिनल। अब देखो बेटा, ये दिख रहा है, ये हमारा वॉइस बॉक्स है, इसी से हम बोलते हैं। ये अगर ना हो ना, ये वाइट, ये दो पार्ट, ये तो आप बोल नहीं पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब सुनो बेटा, ये अब एंटर कर, अब इस, अब देखना इसके नीचे जाओ, जो आपको गैप पाइप दिखेगा वो है विंड पाइप हमारा। वो जब भी बोल रहा था ये वाइब्रेट कर रहा है ना। अब एक मिनट, देखो, अब वो सीधा इसके अंदर एंटर करेंगे, विंड पाइप के अंदर एंटर करेंगे। ये ये अंदर एंटर, देखो बेटा, एक मिनट, अब बेटा आप जरा विंड पाइप को ध्यान से देखना। आपको ऐसे देखो, आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है उभरे हुए पार्ट, इसे बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, ये क्यों होता है मैं वही बताऊंगा, ठीक है ना। तो हमारी विंड पाइप जो है वो ऐसे कोई सॉफ्ट वाला पाइप नहीं है, मजबूत वाला पाइप है, दिख रहा है आपको, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है अंदर। सी शेप, इधर यू कैन सी a C shaped cartilage.
अब देखो ना आगे देखो, ये देखो दो रास्ते हुए, ये दो रास्ते, ये गया एक लेफ्ट लंग में, ये गया राइट में। विंड पाइप, ब्रोंकाई, दो ब्रोंकाई, दो रास्ते गए। तो देखना अभी आगे जाएगा ना, देखना देखना और रास्ते आएंगे ना। जस्ट देखो अभी इसमें भी आगे एंट्री लेंगे एक मिनट। अब देखो ये एक में एंट्री गई, आपको एक और रास्ते दिखे। अब देखो ये देखो, एक दो तीन चार पांच, देखो अब तो अब इमेजिन करो बेटा, अब ऐसे और जाओ आगे तो आपको और रास्ते दिखेंगे। ना यू कैन सी, देखो कितने रास्ते और हो रहे हैं। ऐसा तो कहने का अर्थ है कि क्या बेटा, अब उसको नहीं आई होगी। कुछ दिया होगा डॉक्टर ने उसको कि ठीक नहीं है इसको, इसका ये एरिया को शायद वो नम कर दिया होगा, एनेस्थीसिया दे दिया होगा, उसको तो महसूस नहीं होता होगा। कुछ किया होगा रे तभी ऐसा होगा। ठीक है, चिंता मत कर, इतनी चिंता हुई तो छींक आ रही होगी सर। वो जो हो रहा है वो तो देख अच्छे से, कुछ छींक क्यों पड़ी है यार। ओके बेटा, बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा, हमारे लंग्स के एंड में, ठीक है, एल्वियोलाई होते हैं। क्या होते हैं? देखो बेटा, थोड़ा रियल ह्यूमन लंग्स ऐसे होते हैं। पिंक कलर के होते हैं, यू कैन सी देयर साइज, वो बहुत, दे कैन एक्सपेंड वेरी लार्ज। ठीक है, ये रियल ह्यूमन के लंग्स ऐसे पिंक कलर के स्पॉन्जी ऑर्गन्स होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं। देखो इस तरीके से हमारे चेस्ट में दिखते हैं। ये आपको मैं दिख रही होगी विंड पाइप, कैन यू सी, ये आपको दिख रहा है वाइट वाइट, ये वो कार्टिलेज है, सी शेप, आपको आपने देखा था वीडियो में वैसे, वो ये था, वो बाहर से ऐसे ऐसे होते हैं, तो अंदर से दिखते हैं हमको, है ना। तो ये दो ब्रोंकाई हो गए, ये दो लंग्स हो गए। ठीक है, यू कैन सी, ऐसे बड़े ऐसे इमेजिन करो, ये हमारा लेफ्ट लेफ्ट लंग है, वो थोड़ा छोटा होता है। क्यों होता है बताओ आगे जाके। और राइट में थोड़ा सा बड़ा होता है, इससे छोटा है ना, साइज तो छोटी है, इसका कारण आगे समझेंगे, ठीक है ना। अब इस लंग्स के अंदर ही दो पाइप गए ऐसे, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाइलस, उसके एंड में क्या आएगा? एल्वियोलाई। क्या आएगा? एल्वियोलाई। देखो ऐसे हमारे लंग्स के ब्रोंका ब्रोंकाइलस के एंड में आपको ऐसे बलून शेप स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिन्हें बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? ऐसे। ठीक है, अब हमने जो भी ऑक्सीजन लिया है वो सब कहाँ आ गया है? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई को जाल, मकड़े की जाले की तरह घेर के रखती है हमारी ब्लड वेसल्स। ये दिख रहे हैं, ये ब्लू और रेड, ये हमारी ब्लड वेसल्स है। इनके अंदर क्या है? ब्लड। तो ये ब्लू ब्लड वेसल है, ये CO2 वाला ब्लड लेके आएगी। अब ये जो ब्लू वाला ब्लड, ये जो ब्लू वाला पाइप है, ये सच में ब्लू नहीं होता है, वो दोनों को अलग दिखाने के लिए, समझाने के लिए बताया। बात समझ में आ गई। तो अब इसमें से CO2 वाला ब्लड आया, कहाँ आया? एल्वियोलाई। ठीक है, हमने अंदर हवा ले ली, राइट है, हवा का पहुंच गई यहाँ पे, इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखो इसमें CO2 है, ये CO2 का छोड़ेगा एल्वियोलाई के अंदर, और जो एल्वियोलाई का ऑक्सीजन है वो क्या एंटर करेगा? ब्लड में। एंटर किया तो ब्लड का चला जाएगा बॉडी के सेल के पास, गया, उसने सेल को ऑक्सीजन दे दिया, बदले में क्या ले लिया? CO2, वापस से कहाँ लेके आया? एल्वियोलाई के पास। हमने वापस से क्या किया? ब्रीथ इन किया, उसने कहा थोड़ा CO2 एल्वियोलाई, इसका O2 ले लिया ब्लड ने, ब्लड बॉडी के पास किया, और हमने फिर तो CO2 बाहर छोड़ दिया, वापस से हम ब्रीथ करते। अब देखो हम वेरी लेस टाइम, है ना, वी आर कंटिन्यूसली ब्रीथिंग। तो उससे आप समझ सकते हो कि बॉडी की डिमांड कितनी एनर्जी की। अरे भाई हाँ के ना, राइट और रॉन्ग?
कंटिन्यूसली ब्रीथ कर रहे हैं, कंटिन्यूस CO2 बाहर निकाल रहे हैं, तो सोचो आप हमारी बॉडी कितना सारा CO2 बनाती होगी हर सेकंड, कि हर कुछ चंद मिली सेकंड में उनको बार बार ब्रीथ आउट करना पड़ता है। अरे यस और नो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये प्रोसेस चलता है, इसको और डीप में समझेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना? क्या हुआ? 7 नहीं बचे। शेयर कर लिया ना?